पूरा है अब। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मनी, ठीक है। तो आज हम लोग आगे देखेंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, बार्टर सिस्टम क्लियर किया था, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, एक तो बार्टर सिस्टम, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, है ना। उसके बाद क्या था, ये क्लियर हो गया था, ये क्लियर, मनी का डेफिनेशन क्लियर हो गया था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया था, है ना। तो आज हम लोग आ जाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी, है ना। फंक्शन ऑफ मनी, इसको हटा देंगे। फंक्शन ऑफ मनी कितने टाइप्स के होंगे, दो। एक था प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मनी का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे मेन फंक्शन होता है, सबसे पहला, सबसे जो प्राइम फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज करने का माध्यम। पहले बार्टर सिस्टम में हमने क्या देखा कि सामने वाला जो चीज हमें कह रहा है देने के लिए, हमें वो चीज अगर हमारे पास है तो ही हम ट्रांजैक्शन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन मॉनेटरी सिस्टम के अंदर हम कुछ भी परचेज करें मार्केट से, बदले में हम क्या देंगे, केवल ओनली एंड ओनली मनी, ठीक है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या करता है, तो मेजर्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। किसी चीज की वैल्यू को अगर मेजर करना होता है तो वो हम किस टर्म में करते हैं, मॉनेटरी टर्म में, है ना। कार कितने की है ये कौन बताता है, मॉनेटरी सिस्टम। मनी बताता है कि कार की वैल्यू कितनी है। हम कार को क्या ऐसे मेजर करते हैं कि कितनी लंबी कार है, इसकी हाइट क्या है ना। ये तो हम वैसे मेजर करते हैं अदर मेजर्स में, है ना। जो कार का अपना सेपरेट कमोडिटी का मेजरमेंट जब हम करते हैं, जब ये करते हैं कमोडिटी मेजरमेंट में ये आ जाता है कि कार कितनी लंबी है, सेडान है, एसयूवी है, कौन सा है ना। तो ये उस टाइप से हम मेजर करते हैं। लेकिन जब कार की वैल्यू की मेजरमेंट की बात आती है ना, तो हम कौन सी किस तरीके से मेजर करेंगे, मॉनेटरी टर्म में, है ना। कार की वैल्यू का मेजरमेंट किस में होगा, मॉनेटरी टर्म में। इसके बाद है सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में देखो, सेकेंडरी फंक्शन में क्या है कि इसके अलावा मनी और जो भी काम करेगा अदर देन प्राइमरी फंक्शन, मनी जो कुछ भी वर्क करता है उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है, पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। क्योंकि मनी क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लीगली एक्सेप्टेबल होता है। उस कंट्री का जो करेंसी है वो उस कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर करेंसी क्या है, रुपी। तो इंडियन रुपी, INR, इंडियन नेशनल रुपी, है ना। ये INR जो है ये इंडिया के अंदर लीगली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक्सेप्टेबल। डिनोमिनेशन क्या है, तो देखो डिनोमिनेशन जो है वो अलग अलग, उसमें जिस नोट, जिस करेंसी को हमने कहा है कि ये बंद हो गया, वो करेंसी भी क्या है, आज भी सर्कुलेशन में है, लेकिन पब्लिकली उसे बंद कर दिया गया। जैसे
25 पैसे, इसमें मैक्सिमम कितना पेमेंट हो सकता है? 1 रुपये तक। ठीक है, 25 पैसा का कॉइन देखिए वो छोटा सा, उसमें मैक्सिमम हम कितना पेमेंट कर सकते हैं? 1 रुपये। 50 पैसे का कॉइन आता है, उसमें मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते हैं? 10 रुपये, है ना। 1 रुपये का कॉइन से लेकर के और 20 रुपये तक का कॉइन जो है, इससे हम मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा मतलब क्या? इससे ज्यादा आप किसी के ऊपर लीगल प्रेशर नहीं बना सकते कि भाई साहब आपको इससे ज्यादा एक्सेप्ट करना ही होगा, वो नहीं करेगा, उसके विल पे डिपेंड है। हाँ, अगर 1000 तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, लेकिन 1000 से ऊपर का अमाउंट आप लीगली आप उसे एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। हाँ, उसकी विलिंगनेस है कि हाँ वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है भाई साहब जितना लाना है ले आओ, मैं एक्सेप्ट कर लूं, तो वो फिर एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 1000 से ऊपर अगर हम दे रहे हैं और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आ गया सामने, तो उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो हम उस पर लीगल फोर्स नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उससे हम कितना भी क्या है इनफाइनाइट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अब आपको जैसे ए और बी के बीच क्या हो रहा है? एक्सचेंज। तो ए एक सेलर है जिसने गुड्स दिया, किसको? बी को, और बी ने इसे क्या दिया? करेंसी। ठीक है, इसे दिया करेंसी, इंडियन करेंसी। तो अब ए को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक कुछ और नहीं कह सकता है कि मुझे ये चीज ला करके दो, अगर बी एग्री नहीं होता इस चीज के लिए तो, है ना। ए को क्या एक्सेप्ट करना होगा? करेंसी एक्सेप्ट। तो अब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ, लेन देन हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन का मीडियम मोड क्या था? मॉनेटरी, है ना, कि सामने वाला कमोडिटी दे रहा है तो हम क्या देंगे? मनी। तो पहला तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेजर्स ऑफ वैल्यू। तो किसी चीज की वैल्यू को मेजर करना हो, आज किसी भी चीज की वैल्यू को हम मेजर करते हैं मॉनेटरी टर्म में, है ना। मॉनेटरी टर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर तो मेजरमेंट था नहीं, है ना, बार्टर सिस्टम के अंदर तो मेजरमेंट था नहीं, हम वैल्यू कोई मेजर कर ही नहीं पाते थे, है ना, क्योंकि कोई ऐसा कॉमन मेजर सिस्टम नहीं था उसके अंदर। मॉनेटरी सिस्टम के अंदर यह है कि आपको जो चीजें जितने में मिल रहा है वही उसकी वैल्यू हो गई। जैसे ये मार्कर मैंने अगर 20 रुपए या 25 रुपए का खरीद करके लाया तो इस मार्कर की वैल्यू कितनी है? 20 या 25 रुपये। ठीक है, तो मनी के अंदर एक चीज होता है, एक कैपेसिटी क्या होता है कि वो किसी चीज की वैल्यू को क्या कर देगा? मेजर कर देगा। दूसरी कैपेसिटी क्या होती है कि उसके अंदर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना, कि उसे कोई भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मनी में क्या क्या कवर होगा? तो जो कुछ भी जो जनरली और लीगली एक्सेप्टेबल है ना, उसे हम मनी कहेंगे। किसी चीज के एक्सचेंज के बदले में जो चीज एक्सेप्टेबल है कॉमनली, उसे हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। जैसे क्वाइंस है, पेपर नोट है, आप किसी एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर चले जाओ, वहां पर मनी के फॉर्म में कूपन काम करता है ना। तो कूपन उसी एरिया भर में क्या वो काम करेगा? उस एरिया के अंदर, जैसे किसी क्लब में जाते हैं, क्लब में क्या होता है? मनी दे करके हम कूपन ले लेते हैं, है ना। तो कूपन विद इन द क्लब वर्क करता है ना, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो क्या कूपन मनी के काम कर रहा है? मनी का काम, मनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, ना कि होल एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी सिस्टम में क्या है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, इसी को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
और इसी फंक्शन को हम कहेंगे डेट पेइंग फंक्शन। तो मनी के पास एक और कैपेसिटी क्या होता है कि मनी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या डेट को पे कर सकता है। लोन बेयर करने की इसमें क्या है, कैपेसिटी है। क्या है, लोन बेयर करने की कैपेसिटी है। और क्या है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो हम मनी को स्टोर करके सेविंग करके रख सकते हैं, है ना, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं था। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, देन मेजर्स ऑफ वैल्यू को, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू को, जिसको शॉर्ट में मैंने बता दिया। थोड़ा सा इन दोनों पर हम दे देते हैं नजर, है ना, थोड़ा सा इन दोनों को देख लेंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट वगैरह ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं, फटाफट इन सबको लिख लो। एक दिन की लाइव ही क्लास चला दे ना, रोज रोज यहाँ से लाइव चला है, रोज रोज तो नहीं चला पाएंगे। चैनल का थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़ जाएगा ना, तो बीच बीच में एक पूरे चैप्टर का क्लास लाइव, है ना। क्यों वरुण? फिर तुम लोग भी अपने स्कूल में एकदम चैनल का वो दे करके आना, लिंक शेयर करके कि आज लाइव क्लास होने वाला है ना। हो गया, लिख लिए? जहां अभी मैं खड़ा हूं वहां तक कवर हो रहा है क्या? ठीक है। अब देखो यहां पर, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मेजर्स ऑफ वैल्यू। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट करना। फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या है, इसी को हम फ्यूचर पेमेंट भी कह सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट हम कब करते हैं, जब किसी से हमने क्रेडिट पे गुड्स लिया, लोन पे हमने गुड्स परचेज किया, या किसी से हमने लोन लिया, तो लोन बियरिंग कैपेसिटी किसमें है। अब देखो कि जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन का जो भी हम पैसा जितने दिन तक के लिए लेते हैं, जो टेन्योर होता है लोन का, उसमें हम मनी को एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय के लिए हमें एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ता है। जैसे किसी से 1000 रुपीज हमने या 10K हमने लिया, वो कह रहा है कि ठीक है आप 6 महीने बाद मुझे 11,000 रुपीज दे देना, है ना। हमने लिया था कितना, 10,000। वो 6 महीने बाद क्या कह रहा है, आफ्टर 6 मंथ, कि आप मुझे 11,000 रुपीज रीपे कर देना, ठीक है, रिएम्बर्स कर देना। तो हमने 1,000 रुपए जो इसमें दिया है, ये कॉस्ट दिया है कि हमने इस पैसे को 6 महीने में क्या क्या यूज किया है उसके बदले, है ना। तो ये जो पैसे का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसको मेजर हम किस में करेंगे, मॉनेटरी टर्म में, है ना। किसी चीज की वैल्यू में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब भी किससे मेजर करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू। तो फ्यूचर पेमेंट के लिए यानी डेट पेमेंट के लिए भी मनी का यूज किया जाता है, ठीक है। लोन पेमेंट के लिए भी, रीपेमेंट ऑफ लोन भी किस टर्म में करेंगे, मनी के। फिर हम देखते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम कमोडिटी से ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। स्टोर करने का मतलब कि मनी को सेव करके रखना बैंक अकाउंट में। ये नहीं कि सेव करने के लिए हम घर में ही कहीं पैसे को छुपा दिए, है ना, कि हाँ ये गुल्लक वगैरह में इन सब में छुपा दिए कि सेव हो गया। सेव करने का मतलब कि बैंक में आपने सेविंग करी है।
बैंक में सेविंग करने से क्या होता है, मनी क्रिएट्स मनी, है ना, क्योंकि बैंक में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन गुल्लक में छुपाएंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। फिर भी लोग छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स को या फिर कॉइन्स को गुल्लक में रखते हैं। ठीक है, सेविंग का मतलब कि आप पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं, और पैसा आपका स्टोर करके जब रखेंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, क्रिएट करेगा और मनी ज्यादा। तो ये 4 के 4 मनी का जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चारों फंक्शन ने, अब यहां पर जो 4 फंक्शंस है, ये 4 के 4 फंक्शंस ऑफ मनी, ये कैसे काउंटर करता है 4 के 4 ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम को। तो पहला ड्रॉबैक क्या था, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, दो ऐसे लोगों का मिलना जरूरी था जो एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। यहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब क्या ऐसे लोगों की जरूरत है, नहीं है, है ना, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ भी ट्रांजैक्शन करना हो, मिड में आप क्या रख सकते हैं, ठीक है, ये पूरे मनी का साइन नहीं है, रुपीज का साइन है ना, तो ये मत कि सर मनी मनी बोल रहे हो और साइन तो रुपीज का लगा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को किसने काउंटर कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है मनी का जिसने बार्टर सिस्टम के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को क्या कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो वो कौन सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है आपका मेजर्स ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम में मेजर्स ऑफ वैल्यू क्या था, प्रॉब्लम था, है ना, कि वहां पर कोई ऐसा यूनिट या कोई ऐसा वो नहीं है जिससे हम किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते। यहां मॉनेटरी सिस्टम ने इस चीज को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना, फ्यूचर पेमेंट जैसी कोई सिस्टम वहां पर थी ही नहीं, लेकिन यहां मॉनेटरी सिस्टम में हम ये फैसिलिटी भी देख रहे हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटी को, ग्रेन्स को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन यहां मॉनेटरी सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू का सिस्टम भी आ गया। तो बार्टर सिस्टम के जो 4 हम लोगों ने, फिर 5वां मैंने अपने तरफ से बताया था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को भी मनी के सेकेंडरी फंक्शन में ये भी आ जाएगा कि हम मनी को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ये ट्रांसफरेबल होता है ना, मनी को इजीली हम क्या कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे वो है ना, पहले लोग बैंक ट्रांसफर करता था, बैंक से बैलेंस ट्रांसफर, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके मीडियम ऑफ एक्सचेंज को सबसे पहले देखेंगे, है ना, इतना समझ में आ गया, मनी का फंक्शन याद हो गया। प्राइमरी फंक्शन में कितने हैं, 2, कौन कौन से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में कितने हैं, अगर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं याद हो रहा है तो इसे फ्यूचर पेमेंट भी याद ऐसे रख सकते हो, या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेट पेइंग फंक्शन, ये भी याद रख सकते हो, है ना। और इसमें दो सेकेंडरी में, 2 प्राइमरी में याद रखना है, ऐसे कि प्राइमरी में कितने हैं, 2, सेकेंडरी में कितने हैं, 2। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू ये किस में आ जाएगा। सबसे पहले हमें यही देखना है कि मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है। थोड़ा सा ऐसे सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली इसको जरा सोचो कि मनी का प्राइमरी फंक्शन है क्या, मनी से हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले मनी से किसी चीज को जब हम खरीदते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, बाय करते हैं मार्केट से, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या पे करते हैं, मनी पे करते हैं। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा काम क्या हो सकता है, तो किसी भी चीज को जिसे हम परचेज कर रहे हैं उसका वैल्यू कैसे फिक्स होता है, तो वो मॉनेटरी टर्म में होता है। तो दूसरा ये क्लियर, प्राइमरी के 2 क्लियर। उसके बाद सेकेंडरी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें प्राइमरी अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इस बुक में आपको बार्टर सिस्टम के फंक्शंस भी लिमिटेड दिया गया है, तो इस बुक के अकॉर्डिंग 4 ही ड्रॉबैक्स दिए गए हैं बार्टर सिस्टम में।
है ना। तो उसके हिसाब से 4 ही फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शंस है ना। मनी से हम और भी कई सारे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भी क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को एक जगह से दूसरे जगह, है ना। मनी से हम किस चीज को और ज्यादा, किस चीज के लिए इजी बना, तो ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा इजी बना, है ना। पहले सोचो कि लोग दूर दराज से किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे ट्रेड करने के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना, बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। मनी में ऐसा नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी जाओ। फिर मनी में कन्वर्टेबिलिटी जो है वो कन्वर्जन की फैसिलिटी भी है कि आप इंटरनेशनल करेंसी को, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे रुपीज से डॉलर में कन्वर्जन, डॉलर से रुपीज में कन्वर्जन, है ना। तो ये फैसिलिटी, तो बहुत सारे फंक्शंस है। प्राइम जो मुख्य कार्य हैं, जो प्राइमरी जो जितने भी फंक्शंस हैं, वो यहां पर बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि मनी को किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पेमेंट की जा सकती है, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, चाहे आपको प्लेन खरीदना हो, चाहे आपको सुई खरीदना हो, है ना। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर इसको, किसी भी टाइप्स के ट्रांजैक्शन के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन के अंदर, इसमें क्या यूज किया जा सकता है, पेमेंट किससे की जा सकती है, मनी से, है ना। ये सबसे प्राइमरी फंक्शंस है। और ये फैसिलिटी मनी के अंदर किस बात को लेकर के है, तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से ऐसा है ना। क्योंकि मनी को लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली और लीगली ये एक्सेप्टेबल होता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर इंडियन डोमेस्टिक करेंसी जो INR है, वो लीगली एक्सेप्टेबल है ना। वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर रखा है कि किस किस डिनोमिनेशन के करेंसी को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये कौन से ड्रॉबैक्स को रिमूव कर दिया, बार्टर सिस्टम के कौन से ड्रॉबैक को, प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। वो जो प्रॉब्लम एक एंशिएंट एक्सचेंज सिस्टम के अंदर था, उसको मॉनेटरी सिस्टम ने, मॉडर्न एक्सचेंज सिस्टम ने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो बायर और सेलर है वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि सेलर को पता है ये हमें क्या देने वाला है ना। तो बायर जो कुछ भी सेलर से डिमांड करेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, भैया आप गुड्स पकड़ो और मुझे पैसे दो, बात खत्म। सेलर बायर से ये नहीं कह सकता कि आप नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, आप ऐसा करो 10 kg ऑफ व्हीट लेकर के आओ, है ना, ऐसा नहीं कह सकता। तो इंडिपेंडेंट एक क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंडक्ट होता है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। फिर इसके बाद है कि ट्रेड में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अभी बताया मैंने। तो ट्रेड में दोनों टाइप, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों टाइप्स के ट्रेड में मॉनेटरी सिस्टम काफी हेल्प करता है। अब सोचो, मैंने पहले भी बताया था कि बार्टर सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम था जो काफी स्लो था, क्योंकि उसका प्रोसेस इतना लेंदी था कि उसमें आप इजीली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब ऐसे में ट्रेड कैसे चलता, है ना। हाँ, लेकिन एक चीज ये था कि एक जगह पर सारे सेलर्स आकर के इकट्ठा हो जाए, जैसे वेजिटेबल मार्केट वगैरह होता है ना, जो जनरल मार्केट लगता है, स्ट्रीट मार्केट वगैरह होता है। लेकिन वहां पर भी फिर भी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या था, प्रॉब्लम था। लोग इतना सारा सामान उठा करके, जो बायर है वो भी ला रहा है, जो सेलर है वो भी ला रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सेलर कौन है, बायर कौन है ना। क्योंकि सबको अपने में एक्सचेंज करना है, तो सब ऐसे मार्केट में सबके सब सेलर ही हो जाते, बायर कोई होता ही नहीं, और सबके सब बायर ही होते, सेलर कोई होता ही नहीं, क्योंकि सब घर से सामान ला रहे हैं। आपको राइस चाहिए तो आप व्हीट उठा करके ला रहे हो, किसी के पास बकरी ज्यादा वही उठा करके ला रहा है ना। सबके पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो उठा करके ला रहा है। तो ये कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है ना।
इसलिए मॉनेटरी सिस्टम जो है वो ट्रेड में सबसे ज्यादा हेल्प किया कि अब आप इजीली कुछ भी, ट्रेडर्स जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, आपको सामान बेच रहा है, आप बदले में क्या दे रहे हो, उसे पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो ट्रेड में भी ये काफी हेल्प करता है। मनी के आपको अगर कहेगा ना, तो मनी के पास देखो, इसके पास कोई सेल्फ पावर नहीं होता है कि ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर दे, है ना, ऐसा कोई सेल्फ पावर इसके पास नहीं होता। अगर तुम्हें प्यास लगी हुई है और तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तो तुम क्या पैसा खाओगे प्यास खत्म करने के लिए, या पैसा अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपकी प्यास बुझ जाएगी? ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हाँ, लेकिन इस पैसे में वो पावर है कि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो थिंग्स एक्वायर कर सकता है ना। जैसे पानी खरीद के आप ला सकते हो पैसों से। तो मनी के पास कोई सेल्फ पावर, ऐसा पावर नहीं होता जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, किसी भी एंगल से। कोई ऐसा पावर नहीं है इसके अंदर, है ना, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। लेकिन मनी के पास ये पावर जरूर है कि वो सारे थिंग्स परचेज करके आपको दे देगा जिससे आपकी वांट्स क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसके बाद है मेजर्स ऑफ वैल्यू। तो मेजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, ठीक है, हर एक क्वाइंस में या पेपर नोट्स में अपना एक क्या होता है, सेपरेट वैल्यू होता है ना। जैसे 500 का नोट है तो उसमें कितने की वैल्यू है, 500 की। जैसे 1 रुपये का कॉइन या 5 रुपये का कॉइन है, उसमें कितनी वैल्यू होती है, 5। तो इससे हम क्या करते हैं, जितने भी कॉइन्स और पेपर नोट्स है, बेसिकली जो फिएट मनी है, उसमें जितने भी हैं सबके अंदर अपना कुछ ना कुछ एक डिनोमिनेशन होता है, एक वैल्यू होता है, जिस वैल्यू के ग्राउंड पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे ये मार्कर मैंने परचेज किया, तो ये मार्कर मैंने कितने का खरीदा, तो इसमें हमने कितने पैसे लगाए, है ना। तो जो भी करेंसी इसके अंदर मैंने लगाया 20 या 25 रुपये, है ना, तो 20 या 25 रुपये डिनोमिनेशन तक के जो भी करेंसी मैंने इसमें लगाया, वो इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 20 या 25 रुपये, है ना। तो अब हम जब भी इस मार्कर की बात करेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये मार्कर हमने कितने का खरीदा, 20 या 25 रुपये, जो जितने में हमने खरीदा, 20 में या 25 में, ठीक है। तो अब हम जैसे मान लो कि दो गुड्स में, अगर हम मान लो कि दो गुड्स में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ये है एक ये है, तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों में हमें पता है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, इन दोनों में वैल्यू इसकी कितनी है और इसकी कितनी है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करके हम ये एक एक्सचेंज सिस्टम हम वो कर सकते हैं स्टैब्लिश, है ना। अगर कोई कह रहा है कि ठीक है आप ये वाला मार्कर मेरा है और ये आपका है, ये ले लो और ये वाला दे दो, रुको एक मिनट, पहले ही वैल्यू तो फिक्स कर लो। क्या हम ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे, नहीं करेंगे, ये तो बार्टर सिस्टम में होता था। अब क्या करेंगे, भाई साहब रुको, एक बार पहले वैल्यू तो जान लो, ये कितने का है, 15 रुपए का, ये कितने का है, 20 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा दो, जब ही तो करूंगा। तो ये आप क्यों बोल पा रहे हो, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो किसी चीज की कैलकुलेशन, है ना। जैसे हम नेशनल इनकम ही फाइंड करते हैं, तो नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में क्या, पूरे जो कंट्री के अंदर जितना भी इकोनॉमी में इंटायर प्रोडक्शन किया गया और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्या हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को फिजिकल फॉर्म में काउंट करते हैं कि हमने मार्कर कितना प्रोडक्शन किया, हमने व्हीट कितना प्रोडक्शन किया। हम वहां पर क्या करते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री हमने प्रोड्यूस किया, उन सबको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बताते हैं कि हाँ हमारा नेशनल इनकम इतने का है ना।
तो मॉनेटरी वैल्यू आने से किसी चीज को एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, ये भी क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मनी फ्यूचर पेमेंट को भी क्या कर सकता है, फ्यूचर पेमेंट फंक्शन भी मनी के अंदर है। ठीक है, यानी हम किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट को मनी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है इसमें, तो अब इसके थ्रू हमने क्या क्या किया, तो इसके थ्रू अब देखो इतने सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलता है उसका काम क्या है, जो लोन वगैरह पे देता है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लोन प्रोवाइड करता है। वो लोन क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसे पता है कि मॉनेटरी टर्म में हम लोन दे रहे हैं, मॉनेटरी टर्म में ये सामने वाला हमें पेमेंट भी कर देगा। तो ये फंक्शन जब आया जब तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुआ, है ना, नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता ही नहीं, फाइनेंस ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस कहां से होता है ना। तो ये एक चीज आपको याद रखना है स्टोर ऑफ वैल्यू में, तो कि मनी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी वेल्थ स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। जितना हम मतलब एक तो हम अनाज को या फूड ग्रेन्स को ज्यादा दिनों तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते, दूसरा कि वो काफी फाइनेंशियली एक, अगर हम अनाज को स्टोर करने के लिए जाएंगे तो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा। ठीक है, लेकिन मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं किसी बैंक में ले जाकर के, ऊपर से वही पैसा देगा, है ना। क्योंकि मनी क्या है कि वो अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें वो काम में आता रहता है। लेकिन अगर सपोज कि बैंक अगर वीट या राइस स्टोर करके रखना शुरू कर दे, तो हम अगर वीट या राइस लेकर के जाएंगे, जैसे मान लो कोल्ड स्टोर है, बफर स्टॉक है, तो यहां पर हम कमोडिटी ले जाते हैं स्टोर करने के लिए, तो हमें वो पैसा देता है कि हम देते हैं उसको, हम देंगे, है ना। तो भैया आपने हमारे वीट को इतने दिन तक स्टोर करके रखा, तो ये लो इतने दिन का जो भी रेंट होता है आपका वो रखो। मॉनेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है। मॉनेटरी सिस्टम में बैंक में जाकर के ये लो मेरा पैसा सुरक्षित रख दो, उसने रख लिया, बदले में कहा जी साहब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना, क्योंकि वो फर्दर फिर अदर ट्रांजैक्शंस में क्या कर लिया, उस पैसे को यूज कर लिया। वो भी अपने पास नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बैंक के पास गया तो बैंक उसे सुरक्षित रख दिया, मेरे नाम का कहीं पे इतना बड़ा लॉकर ओपन कर रखा है उसमें जाकर के रख दिया। ये तो केवल कमोडिटी में होगा ना, जैसे हम गोल्ड वगैरह बहुत सारे जरूरत के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सब हम बैंक में लॉकर में जाकर के रखते हैं या नहीं रखते, तो उसके लिए बैंक हमें इंटरेस्ट देता है क्या, नहीं, तो कोई उससे बैंक को बेनिफिट थोड़ी है ना। वो तो बैंक जिस लॉकर को हमने बुक करा है उस लॉकर में हम जाकर के उसको रख देंगे, वो बैंक के कस्टडी में है ना। लेकिन अगर हम पैसा दे रहे हैं बैंक को कि ये लो पैसा मेरा सुरक्षित सेव करके रख दो, ये मेरा बचत है, तो बैंक उस पर क्या देगी, इंटरेस्ट, है ना। उसके बाद देखो, तो इस तरीके से आपका इसके अंदर, इसके बाद मैंने एक चीज और बताया कि मनी में एक ट्रांसफर वैल्यू भी होता है ना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी होता है। मनी का एक और सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हम उसको इजीली एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। किसी को रिक्वायर्ड है तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उसके पास पहुंच जाएगा पैसा। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है इसको हम डेरिवेटिव फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, मनी ने कौन कौन से बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक को ओवरकम किया। तो बार्टर सिस्टम के अंदर मीडियम ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, स्टोर ऑफ मेजर्स ऑफ वैल्यू की जो प्रॉब्लम थी, स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट की प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। तो मनी इज एनीथिंग इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू,
फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? मनी। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, जो जनरली क्या है? एक्सेप्टेबल है, लीगली एक्सेप्टेबल है ना, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, लीगल डेफिनेशन क्या है? तो लीगल डेफिनेशन का मतलब यही है कि मनी का जो डेफिनेशन है उसमें जब लीगल एक्सेप्टेबिलिटी, लीगली एक्सेप्टेबल ये ऐड हो जाएगा तो वही हो जाएगा लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या हो सकता है? तो मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो मनी क्या है? जो लीगली एक्सेप्टेबल है ना, और जो डेट पेमेंट के लिए और भी एनी अदर ट्रांजैक्शंस में पेमेंट का काम करने के लिए लीगली एक्सेप्टेबल है, वही क्या है? मनी। तो मनी कुछ भी हो सकता है जो लीगली यूज किया जाएगा डेट पेमेंट के लिए, अदर ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो अब देखो मनी जो होता है वो जनरली जहां कहीं भी होगा वो क्या होगा? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? लीगल टेंडर का मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड, है ना, ये लीगली एक्सेप्टेबल होगा। जिस चीज को हम कहीं पे भी डेट पेमेंट में यूज में लाते, तो मनी को हम डेट पेमेंट के लिए यूज में लाते हैं या नहीं लाते? किसी से हमने लोन लिया तो पेमेंट किस में करेंगे? मॉनेटरी टर्म में करते हैं या नहीं करते? तो लीगली ये चीज ऑथराइज्ड है कि हाँ आप इसमें डेट पेमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एनी अदर कोई भी ऑब्लिगेशन जो लीगल टेंडर ऑफ मनी से क्या किया जाए? पूरा किया जा सकता है, उन सबको हम किस में रखेंगे? लीगल टेंडर मनी में। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी के कितने काइंड्स होंगे? देखो लीगल टेंडर जो मनी होता है, लीगल टेंडर जो मनी होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। हाँ जी सर, ठीक से। ठीक है, तो अब देखो जो लीगल टेंडर मनी होता है, लीगल टेंडर मनी जो है ये क्या है? इसके दो टाइप्स होंगे मनी में। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मतलब जिसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, जिसे गवर्नमेंट ने लीगली अपनी टेरिटरी के अंदर, है ना, जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रखा है लीगली, उसको। इसके कितने काइंड्स होंगे? दो काइंड्स होंगे, है ना। एक होगा लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, एक होगा लिमिटेड लीगल टेंडर, लीगल टेंडर, और एक होगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का क्या मतलब है? तो एक स्पेसिफिक डिनोमिनेशन की करेंसी से, है ना, अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पे कर पा रहे हैं, या गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि आप एक स्पेसिफिक डिनोमिनेशन वाले करेंसी से एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पेमेंट कर पाएंगे, तो वो क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर। जैसे मैंने कहा कि क्वाइंस से हम कितना पेमेंट कर सकते हैं? मैक्सिमम 1000।
जो भी डिनोमिनेशन के जितने सारे कॉइन्स हैं, सिक्कों से हम कितना पेमेंट कर सकते हैं? 1000 तक के। इसका मतलब कि कॉइन्स लिमिटेड लीगल में आ रहा है ना, कि एक टाइम के बाद इसमें क्या है, लिमिटेशन लगा हुआ है कि आप जो एक्सेप्टी है उसे आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप 1000 से ऊपर भी पेमेंट लोगे, नहीं तो मैं आपके ऊपर FIR कर दूंगा, केस कर दूंगा, लीगल एक्शन ले लूंगा। नहीं ले सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि 1000 से ज्यादा आप कॉइन्स से पेमेंट नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर रहा है ना, कि हाँ ठीक है आप 1000 से ज्यादा मुझे दे दो, देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दो। ऐसा नहीं है कि 1000 के बाद आप सामने वाला कह रहा है तो भी आप पेमेंट कर रहे हो तो वो इलीगल हो गया है, अब आप अपराधी घोषित कर दिए जाओगे, है ना, कि आपने करेंसी का स्मगलिंग किया। ऐसा नहीं है ना, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है देन वेल एंड बेटर, आप कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 1000 के बाद रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कर रहा है देन यू कैन नॉट मेक पेमेंट ओवर 1000। ठीक है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मैंने बताया कि 1 रुपए का पेपर नोट छोड़ दो और बाकी जितने भी है सबको पकड़ लो, इससे आप जितनी मर्जी उतना अनलिमिटेड फॉर्म में कर लो, है ना, जितनी मर्जी उतना पेमेंट कर लो। तो इसमें क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। 500 के नोट से, 50 के नोट से, 100 के नोट से जितनी मर्जी उतनी कर लो, 20 के नोट से जितनी मर्जी उतनी कर लो, है ना। तो क्या हो गया, ये अनलिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड समझ में आया, ये क्लियर है ना। तो इसको कैसे, किस तरीके से हमें बताना है लिमिटेड को। तो लिमिटेड में क्या होता है, जब हम किसी भी करेंसी से डेट या एनी अदर ऑब्लिगेशंस को, है ना, डिस्चार्ज के लिए हम पेमेंट करेंगे और उसमें एक लिमिटेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटेड लीगल टेंडर ऑफ मनी। ठीक है। तो लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होगा, तो ये लीगल टेंडर मनी का वो फॉर्म है ना, विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक ही हम पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें अनलिमिटेड है, कितना भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज किसने फिक्स किया है, तो इसमें आप लिख लो, ये चीज जो है वो है कॉइनेज एक्ट 2011 के थ्रू ये चीज फिक्स किया गया है कि कॉइन से आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, ओनली 1000। ठीक है। एक और है बीच में, एक तो हो गया लिमिटेड लीगल टेंडर, एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, और एक इसी के फॉर्म में एक है नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर, अब नॉन लीगल टेंडर देखो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना किसी के यहाँ वो कूपन चलता है, फिर हम लोग क्या क्या नॉन लीगल टेंडर में क्या क्या आ जाता है। देखो गवर्नमेंट ने इसे ऑथराइज नहीं किया है, अगर सामने वाला रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कर रहा है आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे चेक, ठीक है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, जैसे कूपन वगैरह। ठीक है। तो ये सब लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना, ये सब लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो ये फिड्यूशियरी मनी है, फिड्यूशियरी का मतलब क्या, ये काल्पनिक मुद्रा, इमेजिनरी फॉर्म में मनी है, ये ओरिजिनल मनी नहीं है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ मनी काम करता है ना। जैसे हमने मनी के बिहाफ पे किसी को 50,000 रुपए पेमेंट करना, हमने एक चेक ड्रॉन करके दे दिया लोग, तो चेक ड्रॉन कर, चेक एक्सेप्टी जो है वो क्या कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है चेक को, है ना, तो वो चेक वो क्यों ले रहा है, क्योंकि वो मुझे जानता है ना। तो इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट का होना जरूरी है, इस तरह के पेमेंट में म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मैंने किसी को डिमांड ड्राफ्ट दिया, तो डिमांड ड्राफ्ट उसने एक्सेप्ट किया, है ना, एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे जानता है। लेकिन हम किसी दुकानदार से अब चांदनी चौक में जाओ या मॉल में जाओ, कहो कि डिमांड ड्राफ्ट ले लो भाई साहब, मैं आपको चेक में पेमेंट कर दूं, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? क्या आज एक्सेप्ट किया और कल चेक बाउंस कर गया तो, है ना, ये पता चले कि इस नाम से कोई अकाउंट ही नहीं है, फर्जी चेक है, फ्रॉड कर गया, कहां ढूंढेगा वो? तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगली ऑथराइज नहीं किया कि इसको भी एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने कहा देखो जी ये सब सर्कुलेशन में तो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट्स हो गया, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, कूपन वगैरह हो गया, ये सब तो ठीक है ना, लेकिन ये कोई अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये नॉन लीगल टेंडर में। हाँ, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है देन ओके, है ना, तो आप पेमेंट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए इसको नॉन लीगल टेंडर में रखा गया है। हम किसी को चेक दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम केस करने के लिए नहीं पहुंच जाएंगे कोर्ट में कि भाई साहब इन्होंने, मैंने चेक दिया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। इसको कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सबको क्या कहते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर काम करता है, बट ये नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी के अंदर आता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। लीगल टेंडर कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, तो मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक लीगल टेंडर मनी, एक नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना, कौन से? लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, है ना। तो लिमिटेड लीगल टेंडर में हम एक सर्टेन लिमिट तक पेमेंट कर सकते हैं, जबकि अनलिमिटेड में हम कितना भी पेमेंट कर सकते हैं। नॉन लीगल टेंडर में चेक, ये जितने भी चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ये जितने भी कुछ आ रहा है, जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहा है, सबके सब नॉन लीगल टेंडर में आएगा। देखो ये मनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, बट ये एक्चुअल में मनी नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैंक मनी पे। तो इतना क्लियर है? अच्छा, टाइम अप हो गया। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में इतना ही रहने देते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मे बी कि लाइव करें, है ना, ताकि सब पढ़े, सब बढ़े। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। ये ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है।